हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। आज हमारा टॉपिक होने वाला है रक्त यानी कि ब्लड पढ़ने वाले हैं आज हम। तो देखिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये वीडियो होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड क्या होता है, देखिए प्लाज्मा, सीरम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और रक्त का थक्का कैसे बनता है। ये हम और बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे, यानी कि पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न कहाँ से किस पेपर में पूछे गए, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए चलने हैं प्रश्नों की, सॉरी मतलब अपने थ्योरी के। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये रहा आज का अपना पहला, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। रक्त यानी कि ब्लड। देखिए रक्त एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है। देखिए रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय और कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय होती है। एवं पीएच मान इसका, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये आपको नोट कर दे जाना है पॉइंट। देखिए दोस्त, सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। ये आपको याद रखना है कि देखिए सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का यानी कि कितने 7% होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करेंगे अपन, तो देखिए मेल में रक्त कितना पाया जाता है, औसतन रक्त कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर रक्त फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में। तो देखिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट अपना कि रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, यहाँ से पूछा गया प्रश्न, बनता है प्रश्न कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। देखिए रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की मशीन को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, देखिए रक्त दाब ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। आपको ये याद करके चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्त, देखिए अगला है अपना पॉइंट कि देखिए एक समान व्यक्ति का जो रक्तदाब है वो 120 से 120/80 mm होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद अच्छे से करके रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब है वो 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। देखिए एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और अगर हम बात करें तो देखिए भ्रूण अवस्था में होता है जब, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर यानी कि यकृत में होता है। ये आपको याद करके चलना है। देखिए भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, रक्त का निर्माण। ठीक है, अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि रक्त का संगठन यानी कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कैसे बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए रक्त का संगठन मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा इसमें 55% पाई जाती है, पाया जाता है, और 45% क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं रक्त संगठन में। ठीक है, देखिए प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखिए जल प्लाज्मा में 90% पाया जाता है, प्रोटीन 7% पाई जाती है, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और अन्य जो पदार्थ हैं वो 2% पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो रक्त कणिकाएं में देखिए ब्लड कॉर्पोसेल्स में क्या पाया जाता है, देखिए आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। और अगला है अपना कि डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा है कि प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है, रक्त कणिकाएं। ठीक है, आपको ये याद रख के, रुद्राणु जिसे हम बोलते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्लाज्मा से। देखिए प्लाज्मा से पढ़ेंगे हम। प्लाज्मा यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। देखिए बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें पानी 90% पाया जाता है। देखिए ग्लूकोज और खनिज लवण की अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलकर ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस खनिज लवण से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। अगली प्रोटीन की अगर हम बात करें देखिए तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन कौन सी है, थ्रोम्बिन। इसमें प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन
फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन किसमें, प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, देखिए फाइब्रिनोजेन जो है, जो प्रोटीन है ना, वो रक्त के थक्का जमाने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पूछी गई प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजेन। अगर आपको मिले प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो ये पांचों प्रोटीन सहायक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो फाइब्रिनोजेन है। ये आपको याद करके चलना है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा के कार्य। देखिए प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है, देखिए प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है कि प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। अगला पॉइंट है अपना कि देखिए प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा ग्लूकोज की को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त में हमारे घुला होता है 55%, तो वो प्लाज्मा ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, देखिए सीरम क्या होता है, सीरम प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमने, सीरम क्या होता है ये आपको याद करके चलना है। देखिए सीरम प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। देखिए अगर हम प्लाज्मा के से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक मतलब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होती है, अगर हम उसको निकाल लें तो फिर उसका नाम क्या बन जाएगा, प्लाज्मा का जो रक्त का थक्का जमाने वाला प्लाज्मा है उसका नाम क्या बन जाएगा, फिर सीरम कहलाएगा, अगर हम फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स। देखिए यह रक्त का 45% भाग होता है, 55% प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में। और देखिए यह रक्त का 45% भाग होता है, इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त विमाणु यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये आपको याद करके रखना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब शुरू से पढ़ेंगे हम 1 नंबर से, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी से स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना। ठीक है, तो देखिए आरबीसी का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। क्या है, इरिथ्रोसाइट। देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क अवस्था में होता है, अस्थि मज्जा में। और देखिए भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। देखिए जीवन काल की अगर हम बात करें, आरबीसी का जीवन काल क्या है, 120 दिन। ठीक है, आपको बहुत सी किताबों में 100 से 120 दिन के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, जब जीवन काल इसका 120 दिन है तो फिर इसकी मृत्यु भी होगी ना, तो मृत्यु कहाँ होगी, प्लीहा में होगी। कहाँ होगी, प्लीहा में होगी। देखिए खराब हुई आरबीसी, देखिए खराब हुई आरबीसी प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाकर, देखिए खराब हुई आरबीसी प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र यानी कि ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये आपको याद करके चलना है। देखिए खराब हुई आरबीसी प्लीहा स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र यानी कि ग्रेवयार्ड कहते हैं, इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, इसे आप याद रखना। अब अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है अपना, देखिए कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये उपवाद क्वेश्चन है। कि देखिए ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ऊंट एवं लामा के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है दोस्त, खाली आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, और एक स्वस्थ महिला में आरबीसी 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आपको ये याद करके चलना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद करके चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्त, अगले पॉइंट है कि देखिए आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। किसमें, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये आपको अच्छे से याद करके चलना है कि देखिए आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और आरबीसी की अगर हम बात करें और, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करके चलना है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना, कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, हेमेटिन और ग्लोबिन। क्या, हेमेटिन और ग्लोबिन। हेमेटिन के अगर बारे में पढ़ेंगे तो यह लोह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है,
हेमेटिन के कारण यानी कि वैसे तो हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, हेमेटिन और ग्लोबिन। हेमेटिन के कारण रक्त का रंग यानी कि यह एक लौह तत्व होता है, ठीक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। देखिए ग्लोबिन, ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब को शरीर के विभिन्न अंगों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। देखिए यह प्रोटीन होता है जो कौन सा, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ग्लोबिन का जो काम क्या है, तो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों तक लाने व ले जाने का कार्य कौन करता है, ग्लोबिन करता है। आपको याद करके चलना है दोस्त। देखिए कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, सफ़ेद रंग का रक्त पाया जाता है। ये प्रश्न आपको याद करके चलना है। देखिए कॉकरोच में सफ़ेद रंग का जो रक्त होता है वो क्या, किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। जैसे मनुष्य का रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी प्रकार देखिए कॉकरोच में सफ़ेद रंग पाया जाता है, वो इसमें किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। देखिए ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है, वो किसके कारण पाया जाता है, हेमोसाइनिन। किसके, हेमोसाइनिन। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है जिसको हम हीमोसाइनिन के कारण बोलते हैं, ठीक है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाता है, हीमोलाइसिस कहलाता है। देखिए सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 30% तक बढ़ जाती है। देखिए आरबीसी जो होती है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती है, जो जैसे हम क्या बोलते हैं, रक्त में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। देखिए इस सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आपको याद करके चलना है दोस्तों। देखिए आरबीसी की संख्या घटना, अगर आरबीसी की संख्या घट जाए तो हमें कौन सा रोग हो सकता है इससे, तो देखिए आरबीसी की संख्या अगर घट जाए तो इससे हमें क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया यानी कि एनीमिया FE यानी कि लोहे अयस्क की कमी, खून की कमी हो जाती है। किससे, एनीमिया। अगर एनीमिया रोग हो जाता है हमें तो उस मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और अगर देखिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो हमें कौन सा रोग हो सकता है, तो देखिए पॉलीसाइथीमिया। क्या हो, कौन सा रोग हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया यानी कि ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद करके चलना है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए अगर आरबीसी की संख्या घट जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया, और अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया। आपको याद करके चलना है। देखिए एक और बीमारी होती है जो होती है थैलेसीमिया। कौन सी, थैलेसीमिया। यानी कि थैलेसीमिया बीमारी क्या है, देखिए आपको पढ़ के चलना है इसको। देखिए बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है, ठीक है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्त क्षीणता, खून की कमी यानी कि रक्त क्षीणता मतलब खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चों के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आपको बहुत ही अच्छे से याद करके चलना है इसको, ठीक है। थैलीसीमिया रोग क्या है, बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है, ठीक है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्त क्षीणता यानी कि खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चों के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसे हम थैलीसीमिया रोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं WBC के बारे में। किसके बारे में, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिका WBC के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका वैज्ञानिक जो नाम है क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या होने वाला है, ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए WBC का निर्माण जो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में होती है। इसका जीवन काल की अगर हम बात करें, WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन या फिर 13 से 20 दिन। तो आपको अगर ऑप्शन में 2 से 4 दिन मिले तो लगाना है 2 से 4 दिन, अगर ऑप्शन में 13 से 20 दिन लगा तो फिर 13 से 20 दिन से, यानी कि बहुत सी किताबों में अलग अलग दिया गया है, इस प्रकार से हमने इसमें रखा है। देखिए WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। देखिए अगर RBC की बात करें हम तो RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर हम WBC की संख्या की बात करें तो 8000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है हमारे रक्त में, ठीक है। देखिए WBC का कार्य की अगर हम बात करें तो यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि इम्यूनिक सिस्टम
है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। आपको याद रखना WBC, ठीक है। WBC यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे बैक्टीरिया यानी कि शरीर की रक्षक गार्ड सेल एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है। WBC के और बारे में पढ़ेंगे तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कणिका युक्त और अकणिका युक्त। कणिका युक्त और अकणिका युक्त। देखिए कणिका युक्त के बारे में पढ़ेंगे हम, तो कणिका युक्त में कौन कौन से होते हैं, तो देखिए न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और इओसिनोफिल्स जो और देखिए अगला पढ़ने वाले हम कौन सा, अकणिका युक्त। अकणिका युक्त यानी कि मोनोसाइट्स। सबसे बड़ी WBC किस में पाई जाती है, मोनोसाइट्स में पाई जाती है। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी जो WBC है वो किस में पाई जाती है, लिम्फोसाइट में पाई जाती है, ठीक है दोस्त। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम कहाँ से शुरू करेंगे, कणिका युक्त से। कहाँ से, कणिका युक्त यानी कि WBC ग्रेनुलोसाइट से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, देखिए न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक होती हैं, 65% यह बाहर से आने वाले, जिसमें 65% पाई जाती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, देखिए न्यूट्रोफिल्स यह बाहर से आने वाले जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। कौन सी प्रोटीन करती है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। देखिए बेसोफिल्स की अगर हम बात करें तो बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है, जो 1% होती है। यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। देखिए हम डॉक्टर से दवा लेते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो मतलब वो जो साइड इफेक्ट होते हैं तो इसमें साइड इफेक्ट में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो बेसोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें एलर्जी हमारे शरीर में नहीं होती है, ठीक है दोस्त। अब आगे पढ़ेंगे हम इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स मतलब परजीवी प्रोटोजोआ, किसी संक्रमण से सुरक्षा करती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। देखिए अब अगला है कि अकणिका युक्त WBC, ठीक है। अकणिका युक्त WBC के अकणिका युक्त के बारे में पढ़ेंगे तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दो ही पाई जाती हैं उसमें, अकणिका युक्त में। तो मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, घाव भरने में मदद करती है, ठीक है। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की WBC होती है जो घाव भरने में मदद करती है, ठीक है। घाव भरने में कौन सी WBC मदद करती है, तो मोनोसाइट्स करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स की बात करें तो यह छोटी आकार की WBC होती है, यह मेमोरी सेल का निर्माण भी करती है। रक्त बिमारियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लास्ट पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। और देखिए अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु प्लीहा में होती है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, रक्त बिमारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवन काल की अगर हम बात करें तो इसका 3 से 4 दिन 5 दिन इसका जीवन काल होता है रक्त बिमारियों का, यानी कि प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रक्त बिमारियों का कार्य क्या होता है, देखिए रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। किसका, प्लेटलेट्स का। अगर प्लेटलेट नहीं है तो रक्त थक्का ही नहीं जमेगा। देखिए प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी में पाया जाता है। समान व्यक्ति की प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर। डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम हो जाती है। देखिए अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो आपको डेंगू बुखार नहीं होगा, जिसमें लिखा है कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी जो प्लेटलेट्स की कमी है, ठीक है, यानी कि रक्त बीमारी की कमी हो गई आप में, तो उससे आपको डेंगू नहीं होगा, जो कि ऐसा नहीं होगा। डेंगू बुखार अगर आ गया तो उससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। देखिए रक्त बीमारियों से संबंधित बीमारी, रक्त बीमारी यानी कि प्लेटलेट से संबंधित बीमारी कौन सी। देखिए अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं अपने शरीर में तो फिर हमारे हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया बीमारी आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में या किसी भी शरीर के अंग में हमको कट लग जाता है, ठीक है, तो उससे अगर रक्त बहने लगता है तो फिर वो रक्त मतलब रक्त जो होता है वो बहना बंद नहीं होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं हम कि हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर हमारे शरीर से अगर रक्त ही निकल जाएगा तो फिर जान तो जाएगी। इसी प्रकार इसमें दिया गया कि जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है, ठीक है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। देखिए हीमोफीलिया को और कुछ नाम से जाना जाता है तो रॉयल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद करके चलना है, ठीक है दोस्त।
रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना मतलब थक्का बनना जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनट में जम जाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपन को किसी भी जैसे हाथ में कट लग गया, ठीक है, थोड़ा बहुत कट लग जाता है तो कट लग गया तो आप बस एक दो मिनट बाद ही वो जम जाता है, मतलब वहाँ पे रक्त निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बात हो रही है कि जब किसी कटे हुए भाग से रक्त निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस, देखिए अब हमारे जो रक्त का थक्का बनता है, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम के बराबर क्या बनता है, थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। फिर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर क्या बनाती है, फिब्रिन बनाती है, ठीक है। फिर फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु मिलकर क्या बनाता है, रक्त का थक्का बनता है। ये आपको ये प्रोसेस इसका रक्त के थक्का का, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ऊपर आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों का आंसर देते जाना है जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि मतलब हमने इतने चैप्टर में से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में से उठाए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न अपना कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, ये आप तो पढ़ लिया आपने, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। देखिए दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और देखिए चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि आपके आने वाली वीडियो समय से मिल सके। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या, 5 से 6 लीटर। आपने देखा है 5 से 6 लीटर। देखिए एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देखिए सोते वक्त जो मनुष्य का की आरबीसी है वो कितने प्रतिशत कम हो जाती है। सोते वक्त मनुष्य की आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है, आप पढ़ के आए पीछे, 2% या फिर 4% या फिर 3% या फिर 5%। तो इसका राइट आंसर तो अपना हो जाएगा क्या, 5%। क्या होने वाला है, 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है अपना मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान। देखिए 2018 में पूछा गया एसएससी जील में। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 7.4। ये आप पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो देखिए मानव जो रक्त है उसमें कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 55%, जो कि 45% क्या रुधिर पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक हल्के पीले रंग का जो पौधा गंदा तरल पदार्थ है, ठीक है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रद्रव्य जिसे हम बोलेंगे, ठीक है दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है अपना कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अस्थि मज्जा। क्या होने वाला है, अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, पढ़ के आए पीछे। तो इसका राइट आंसर क्या होने जाएगा, 100 से लेके 120 के बीच में होता है, ठीक है। देखिए बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रक्त कणिका हैं उनका आकार बढ़ जाता है, या फिर उनका आकार छोटा हो जाता है, या फिर उनकी संख्या बढ़ जाती है, या फिर उनकी संख्या घट जाती है। तो देखिए अगर हम ऊंचाई की बात करें, देखिए सोते समय मनुष्य की आरबीसी जो होती है वो 5% कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, संख्या बढ़ने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। इसका क्या हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना, यानी कि बाहरी संक्रमण से लड़ना किसका काम होता है, WBC का होता है। देखिए सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट,
थ्रोम्बोसाइट या फिर इरिथ्रोसाइट। तो सबसे बड़ा श्वेत जो रुधिराणु है वो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है अपना मोनोसाइट। क्या हो जाएगा? मोनोसाइट से इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Mg, Ca, Fe, Cu। तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि कैल्शियम। Ca यानी कि कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, ये आपको याद। जैसे देखिए दोस्त, इसका मतलब ये है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने जो शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है, ठीक है, पंपिंग क्रिया चल रही है, जो रक्त बह रहा है हमारे शरीर में, दौड़ी तो रहा है, पूरा नलिकाओं में सब जा रहा है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो शरीर में जो रक्त बह रहा है वो जमता क्यों नहीं है अंदर के अंदर। जैसे बाहर जैसे आता है तो वो थक्का बन जाता है रक्त का, तो वो जम जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अंदर ही क्यों नहीं जमता? तो उसका मतलब ये है कि किसके कारण नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। किसके कारण नहीं जमता? हेपेरिन के कारण। इसका लास्ट प्रश्न था। तो आज का अपना लास्ट प्रश्न यही था। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।